वेलकम टू द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। और इस लेक्चर में मैं इस पूरे चैप्टर को समराइज करने वाला हूँ कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। तो इट्स लाइक अ क्विक रिव्यू जो मैं पहले भी करता होता हूँ हर चैप्टर के इख्तिताम पे। तो इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था न्यूटन की जो इक्वेशंस हैं उनको वेक्टर फॉर्म में लिखकर। इस चैप्टर का नाम भी हमारे पास था कि मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना चाहते थे जो अब 2 या 3 डायमेंशंस में मूव कर रहे हो। अगर आपको याद हो तो जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस किया था जिसमें वो सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं एक वक्त में, यानी वो या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे थे या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन इस चैप्टर में हमने जितनी भी सिचुएशंस डिस्कस की हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा डायमेंशंस में मूव कर रहे थे, यानी एक ही वक्त में उनकी मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी थी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी थी, या फिर सम केसेस में जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है। तो हमने यहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। पहला टॉपिक हमारा था कि हमने वो जो वन डायमेंशन के लिए हमने न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी थी, जिनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पहली जो इक्वेशन है इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है अलोंग एक्स एक्सिस, ये दूसरी जो है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है अलोंग वाई एक्सिस, और ये जो तीसरी इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है अलोंग जेड एक्सिस। तो इसको मैंने इन तीनों इक्वेशन को अब मैंने क्या किया है, एक वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। तो ये जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वेक्टर फॉर्म है। और चूंकि वेक्टर जो है अब हम 3 डायमेंशनल स्पेस कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो एक वेक्टर इक्वेशन है ये असल में अपने अंदर 3 वन डायमेंशनल इक्वेशंस छुपाई हुई है जो ये लेफ्ट पे हमने लिखी हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। और सेकेंडली आपको याद होगा जब मैंने वेक्टर्स पढ़ाए थे दूसरे चैप्टर में, तो मैंने ये कहा था कि जब हम कहते हैं कि कोई से 2 वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी के अगर बराबर है, तो उसके मतलब ये होता है उसके कहने का कि उन वेक्टर के जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। यानी वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट के बराबर हो, और वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट वेक्टर बी के वाई कंपोनेंट के बराबर हो, और वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट वेक्टर बी के जेड कंपोनेंट के बराबर हो। तो फिर हम कहते हैं कि वो जो 2 वेक्टर्स हैं ए और बी वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये कंडीशन थी वेक्टर्स की इक्वालिटी के ऊपर जो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी। तो यहाँ पे भी जब इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो इक्वालिटी ये डिमांड करती है, ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड, यानी ये वी एफ जो है वेक्टर फॉर्म में ये वी आई प्लस ए टाइम्स टी के बराबर उस सूरत में होगा जब इस इक्वेशन को जब स्केलर फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी एक्स वाई और जेड एक्सेस के लिए जो ये मैंने लेफ्ट पे लिखा हुआ है। तो ये जो इंडिपेंडेंटली अगर बराबर होंगी तो फिर ये राइट हैंड वाली कंडीशन जो है ये होल्ड करती है। ये इससे नीचे मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा है, और ये भी बिल्कुल वेक्टर फॉर्म है। हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो उसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है राइट हैंड साइड पे। और ये जो आर वेक्टर आपको नज़र आ रहा है ये पोजीशन वेक्टर है जिसके अंदर एक्स वाई और जेड कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की वेक्टर फॉर्म है। अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद हम गए थे न्यूटन के जो लॉज हैं उनको वेक्टर फॉर्म में लिखने के ऊपर। और ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है, वो तो एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से तो वो मूव करता रहेगा, और अगर वो रेस्ट पे है तो हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा अनलेस कि उसके ऊपर कोई फोर्स ने एक्ट करे। तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास नहीं थी। सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास है, और देखें सेकंड लॉ को भी मैंने एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए लिखा हुआ है, यानी इस सेकंड लॉ के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने इन्हीं को डिस्कस किया था, क्योंकि ये या तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस एप्लीकेबल थे या अलॉन्ग वाई एक्सिस या फिर अलॉन्ग जेड एक्सिस। लेकिन अब देखें तो मैंने राइट हैंड साइड पे इसी सेकंड लॉ को एक ही इक्वेशन में लिख लिया है जो कि वेक्टर इक्वेशन है। और ये वेक्टर इक्वेशन हमें असल में क्या बता रही है कि हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं जो इंडिपेंडेंटली जब एक दूसरे के इक्वल होंगी, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड अगर सेटिस्फाई होगी ये मैंने लिखी है, तो फिर ही ये राइट हैंड साइड भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। और ये जो समेशन है ये हमें ये बताता है कि इट्स द सम ऑफ फोर्सेस, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं,
उन सारी फोर्सेस के सम के अंडर उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ये राइट हैंड साइड पे आएगा उसकी मैस के साथ। और फिर हमारे पास ये थर्ड लॉ था जिसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर ऑब्जेक्ट बी की वजह से फोर्स एफ लगती है तो उस ऑब्जेक्ट बी के ऊपर भी ऑब्जेक्ट ए की वजह से फोर्स एफ लगेगी। ये नेगेटिव साइन जो है ये हमें ये बता रहा है कि इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। इस थर्ड लॉ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ और आप उसको उस जो छुपी हुई चीज़ है, जो छुपा हुआ पॉइंट है, इनसाइट है, उसको ढूंढने की कोशिश करें। जब ये जो एफ ए बी है ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट ए के ऊपर ऑब्जेक्ट बी जो फोर्स लगाता है वो एफ ए बी है, तो फिर इस फोर्स के बदले में इस फोर्स के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट ए भी एक फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट बी के ऊपर, और वो फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होगी पहले वाली फोर्स के यानी एफ ए बी के, और डायरेक्शन में अपोजिट होगी जो कि ये नेगेटिव साइन से दिखाया हुआ है। और अगर आप देखें यहाँ पे तो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यानी ये जो एक्शन और रिएक्शन पेयर बन रहा है हमारे पास फोर्सेस का, ये दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बन रहा है। पहले केस में ऑब्जेक्ट ए के ऊपर फोर्स लग रही है बी की वजह से, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट ए की वजह से। एंड दिस इज द मेन इनसाइट इन दिस स्टेटमेंट कि जो दो फोर्सेज हैं जो एक्शन रिएक्शन पेयर बना रही होती हैं अंडर न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो फोर्सेज दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती हैं। तो हमने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, उसके बाद न्यूटन लॉज को वेक्टर फॉर्म में लिखा था, और फिर हम चले गए थे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ, और हमने इसको डिफाइन किया था कि इट्स अ काइंड ऑफ मोशन, इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन इन विच the only force which acts on the object is the force of gravity. So this was the definition of projectile motion। और projectile motion के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिराइव किया था, उनके फार्मूलाज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिखे हुए हैं, बट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। वाई दे आर नॉट इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये फार्मूलाज जो हैं ये हमने ड्राइव किए थे बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, बेस्ड ऑन सम सपोजिशंस, और इन फार्मूलाज को हमने ड्राइव किया था न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए। ठीक है, तो ये फार्मूले सिर्फ किस तरह की सिचुएशंस के ऊपर लागू हैं, ये इस तरह की सिचुएशन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जो मैंने राइट हैंड साइड पे इस डायग्राम में दिखाई है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड जो है वो उसका एक्स एक्सेस हो, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस होता है वो उसका वर्टिकल वाई एक्सेस हो, और ऑब्जेक्ट को जिस हाइट से लॉन्च किया जाता है, यानी अगर इसको ग्राउंड से लॉन्च किया जाता है y=0 के ऊपर से, और ये वापस उसी जगह पे आता है, तो फिर ये इक्वेशंस जो हैं ये हमने ड्राइव की थी और इस केस में ये एप्लीकेबल होती हैं। तो सबसे पहली जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी वो हमने ये कहा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो इस इनिशियल पॉइंट से लॉन्च होने के बाद जब ये किसी भी अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन में होगी तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी लेटर टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उस वेलोसिटी को हमने फाइनल वेलोसिटी का नाम दिया था। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर ओरिजिन से लॉन्च करते हैं और जिस एंगल पे लॉन्च करते हैं वो एंगल फाई आई है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसके कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट के ऊपर हमने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर ये मैंने जो ब्लूइश ग्रीन एरो बनाया है इसको मैंने वी एफ लिखा है, ये वो फाइनल वेलोसिटी है जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और इस पॉइंट के ऊपर ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल फाई एफ बना रही है। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वी नीड इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, व्हिच मींस वी नीड वी एफ एंड फाई एफ, जो उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो वेलोसिटी वेक्टर जो एंगल बनाता है विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इसका हमने फार्मूला ड्राइव किया था। जो फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का फार्मूला था वो सिंपली, क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी ले रहे हैं टोटल, तो क्या करेंगे हम, टू डायमेंशनल मोशन है तो फाइनल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा और जो वाई कंपोनेंट होगा उसके स्क्वायर्स का सम लेके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जो फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो सिंपली उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके एक्स कंपोनेंट के बराबर है, और रीज़न ये थी कि वेलोसिटी का ये कंपोनेंट चेंज नहीं होता बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि फोर्स ही वो क्वांटिटी है जो स्पीड को, जो वेलोसिटी को चेंज करती है ऑब्जेक्ट की।
तो चूंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो पूरी मोशन में सेम रहेगी। सो वी एफ एक्स इक्वल्स वी आई एक्स। जबकि वी एफ वाई जो था, इसको हमने एक्चुअली कैलकुलेट किया था कि जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, और उसको हमने इस चीज़ के बराबर प्रूफ किया था। तो आप ये वी एफ एक्स और वी एफ वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके सम करके उसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। एक बार फाइनल वेलोसिटी आ गई तो वी नीड इट्स डायरेक्शन, और चूंकि टू डायमेंशनल मोशन है तो वेलोसिटी के फाइनल वेलोसिटी के जो एक्स और वाई कंपोनेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल से के फारक के जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप आती है उधर से फाइनल एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। फाई एफ इक्वल्स टेन इनवर्स वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये हमारे पास है वी आई एक्स, सॉरी वी एफ एक्स। तो ये बन जाएगा वी एफ एक्स जो कि वी आई एक्स के बराबर ही होता है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि हम प्रोजेक्टाइल जो है वो किस तरह की मोशन परफॉर्म करता है, यानी जो पाथ फॉलो करता है उसकी शेप क्या होती है, दैट्स कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड की थी, और इसकी जो इक्वेशन हमने फाइंड की थी वो ये वाली इक्वेशन आई थी हमारे पास। ये सिंपली हमने ड्राइव की थी टाइम को इलिमिनेट करके, जो न्यूटन्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनमें से टाइम को इलिमिनेट करके। व्हाई वी डिड दैट, बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और पाथ जो है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होता है। तो हमने वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, जिसमें ये जो फाई आई है ये भी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि ये 10 फाई आई हमारे पास कांस्टेंट है जिसको मैंने ए कह लिया, और ये सारी क्वांटिटी भी हमारे पास कांस्टेंट है जिसको मैंने बी कह लिया है। तो हमारे पास जो वाई है वो बराबर आता है इस फार्मूला के, और ये जो फार्मूला है मैथमेटिकली ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है वो पैराबोला होता है। हमने ये प्रूफ किया था मैथमेटिकली। और ये जो येलो लाइन यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने लगाई है, ये वाली, ये येलो जो पाथ है इट्स कॉल्ड द पैराबोला, दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला। उसके बाद हम ने 3 फार्मूलाज और ड्राइव किए थे प्रोजेक्टाइल की हाइट, रेंज और टाइम का, फ्लाइट का। तो जो हाइट का फार्मूला था, हाइट, रेंज और जो टाइम के फार्मूलाज हैं वो ये मैंने लिखे हुए हैं, वी हैव ड्राइव देम। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने की वो ये है कि इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो वी आई है ये इनिशियल वेलोसिटी है, सो दिस इज वी आई, दिस इज वी आई इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो फाई आई है ये एंगल है जिस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है, या जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। इसलिए मैंने डायग्राम बनाई हुई है, बिकॉज दीज थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। फार्मूलाज उसी वक्त आप यूज़ कर सकेंगे, उनकी सेंस आपको उसी वक्त बनेगी इंट्यूटिवली जब आपको ये पता होगा कि उन फार्मूलाज के अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जानना ज़रूरी है, और इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाई है ताकि इसकी समझ आ जाए। फाइनली मैंने एक फार्मूला और भी ड्राइव किया था, और वो था कि अगर हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन हो और उसके ऊपर हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, उसकी रेंज की जो इक्वेशन आएगी वो किस तरह की आएगी। तो उसकी रेंज का हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला, बट ये याद रखें कि इस फार्मूला के अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगेन वी आई जो है, इस केस में हमारी जो शेप बनती है वो ये वाली शेप बनती है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस के ऊपर ये कोई हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है ये वाली, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम कोई प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं, ये येलो बॉल जो मैंने दिखाया है, और ये इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ इधर आके टकरा जाता है। तो ये वाला जो फासला है जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इसने कवर किया है, इस फासले को हमने इसकी रेंज डिफाइन किया था और हमने इसका फार्मूला कैलकुलेट करना था। यहाँ पे 2 एंगल्स हैं। एंगल थीटा जो है ये वो एंगल है वो जो इंक्लाइंड प्लेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, और फाई वो एंगल है जिसके ऊपर प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है। तो ये 2 एंगल भी आपने याद रखने हैं। अगर मैं थीटा को 0 कर दूं तो जो प्लेन है इसका मतलब है वही एक्स एक्सिस बन गई है, जो कि हमारा नॉर्मली यूजुअल केस होता था जिसको हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये जो रेंज का फार्मूला हमने ड्राइव किया था इसको क्रॉस चेक आप कर सकते हैं कि अगर हम थीटा को 0 पुट कर दें तो क्या ये रेंज का पुराना जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था नॉर्मल
ग्राउंड के लिए, जिसमें एक्स एक्सेस ग्राउंड के अलॉन्ग होता था, उसके लिए क्या ये सेटिस्फाई होता है? तो इंडीड अगर आप थीटा को 0 पुट कर दे इस एक्सप्रेशन में, तो ये जो आर का फार्मूला है ये सिंपली इस फार्मूला में रिड्यूस हो जाएगा, विच मीन्स कि हमारा जो फार्मूला है जो हमने ड्राइव किया है वो सही है। उसके बाद हम ड्रैग फोर्सेस के ऊपर चले गए थे, और ड्रैग फोर्सेस के टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो टर्मिनल स्पीड थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन एक्ट करती है, जिसको हमने ड्रैग फोर्स का नाम दिया था। और जनरली ड्रैग फोर्सेस जो हैं ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती हैं या वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती हैं। जो ड्रैग फोर्सेस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती हैं उनको हमने विस्कस ड्रैग का नाम दिया था, और जो ड्रैग फोर्सेस वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती हैं उनको हमने एरोडायनामिक ड्रैग का नाम दिया था। ये जो वेलोसिटी का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, ये वाला फार्मूला, ये हमें बताता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है थ्रू एयर, और अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर ना करें और विस्कस ड्रैग जो है उसको एयर रेजिस्टेंस के तौर पे लें, तो फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसे तब्दील होती है वो इस फार्मूले से दी जाती है। तो इस फार्मूला में ये जो b है ये ड्रैग कोफिशिएंट है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है जिसमें से ऑब्जेक्ट गिर रहा हो। m जो है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और ये जो t है ये टाइम है। तो इस फार्मूला को अगर हम t को बहुत ज़्यादा कर दें, इन्फिनिट कर दें, तो ये फार्मूला रिड्यूस हो जाता है mg डिवाइड बाई b, और ये जो mg डिवाइड बाई b है इसको हमने ऑब्जेक्ट की टर्मिनल स्पीड कहा था और उसको vt से रिप्रेजेंट किया था, जिसका मतलब ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो शुरू में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और फिर एक टाइम आता है जहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी किसी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाती है और वो कांस्टेंट हो जाती है, और उस वेलोसिटी को हमने टर्मिनल स्पीड का नाम दिया था, ये टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया था। और वो आप इस फार्मूला से देख सकते हैं, इसमें m, g और b तीनों कांस्टेंट है, विच मीन्स कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है। तो इस टाइम के बाद वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होगी, दूसरे अल्फाज में ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा, जिसको हमने टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया था। मैं स्पीड और वेलोसिटी इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इट्स ओनली वन डायमेंशनल मोशन, और हमें पता है ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। और इस वेलोसिटी को यूज़ करके हमने ये भी कैलकुलेट किया था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज होती है विद टाइम, और ये भी देखा था कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसे टाइम के साथ बदलता है, क्योंकि इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो g नहीं रहता, क्योंकि g सिर्फ उस केस में होता है जिस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल मोशन में हो और उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो। लेकिन जब आप एयर ड्रैग को ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो नेट एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो चेंज होगा, क्योंकि दो फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर अब आ जाती हैं, एक उसका वेट और दूसरा उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स। तो उन दो फोर्सेस के अंडर जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी चेंज होता है। रिमेंबर इट्स नेट एक्सेलरेशन, इट्स नॉट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल g है वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड ही रहता है। इट्स द नेट एक्सेलरेशन विच इज चेंजिंग। उसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर चले गए थे, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूमता है तो हम न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं सर्कल में घूमते हुए ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव किया था v² डिवाइड बाई r, और हमने ये देखा था कि उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो अगर हम ये डायग्राम कंसीडर करें और इसमें हम डायरेक्शन को डिफाइन करें r यूनिट वेक्टर आउटवर्ड को, तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। और आप न्यूटन सेकंड लॉ में ये एक्सेलरेशन पुट करें तो हमारे पास ये फार्मूला आता है Fc इक्वल्स mv² बाई r यूनिट वेक्टर नेगेटिव साइन जो है ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल है, यानी इनवर्ड है, क्योंकि हमने आउटवर्ड जो है वो r यूनिट वेक्टर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सम ऑफ ऑल द फोर्सेज है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है, और उन फोर्सेज के अंडर ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करे तो फिर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑफ कोर्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर मूव करे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर, उसमें ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कोई भी फोर्स हो सकती है, ये हर वो फोर्स हो सकती है जो ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव कराती है। यानी अगर चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है तो जो फोर्स जमीन चांद के ऊपर लगा रही है, जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से आप देते हैं जो फोर्स का उसका फार्मूला है, वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड है इट्स जस्ट द राइट हैंड साइड बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, या फिर दूसरे अल्फाज में
जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो ये हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे शो हो रहा है। राइट हैंड साइड इज नॉट द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हर वो फोर्स होगी जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करवाएगी। तो अगर आप किसी पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाएं तो जो आप फोर्स लगा रहे होते हैं हाथ से, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। जब चांद जमीन के गिर्द घूमता है तो जो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो चांद के ऊपर लग रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ठीक है, और राइट हैंड साइड जो है ये हमें बताती है कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अंडर ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इस राइट हैंड साइड से दिया जाता है। और फिर हम फाइनली लास्ट टॉपिक पे आए थे इस चैप्टर के, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, और ये टॉपिक था रिलेटिव मोशन का, जिसमें हमने फार्मूला ड्राइव किया था जिसको हम कहते हैं गैलीलियन वेलोसिटी एडिशन फार्मूला या फिर गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इस फार्मूले को समझ लेना ज़रूरी है। हमने ये असम्पशन ली थी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम्स हैं या फिर दो ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर एस है और इसका रेफरेंस फ्रेम जो है उसको मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया है। दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो एस प्राइम है और इसके रेफरेंस फ्रेम को मैंने एक्स प्राइम वाई प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। और हमने ये कहा था कि जो s और s प्राइम है ये एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिव मोशन में है, विच मीन्स कि s मूव कर रहा है, s प्राइम रेस्ट पे है, या s प्राइम मूव कर रहा है, s रेस्ट पे है, या फिर दोनों ही मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रिलेटिव। और ये दोनों फिर किसी तीसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं जिसको मैंने p कहा था। ये ऑब्जेक्ट कोई कार हो सकती है, कोई गेंद हो सकता है जिसको हवा में फेंका गया है, और फिर एस और एस प्राइम इसकी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो ऑब्जर्वर हैं जो मुख्तलिफ फ्रेम्स में हैं, ये इस ऑब्जेक्ट पी की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। और फर्ज करो अब जब पी की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ऑफ कोर्स वो उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मेजर करेंगे। तो वो जो वेलोसिटी उसकी मेजर करते हैं वो इस फार्मूले से दी जाती है। इस फार्मूले को समझना ज़रूरी है। ये जो VPS है ये है इस ऑब्जेक्ट P की वेलोसिटी एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर S। ये जो VS प्राइम S है ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर S प्राइम एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर S। और ये जो VPS है ये है PS प्राइम है, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट P एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर S प्राइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इक्वेशन सिंपली ये बता रही है कि जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट P की S मेजर करता है वो वेलोसिटी सेम होगी उस वेलोसिटी के जो S प्राइम P की मेजर करता है और जो S प्राइम की मेजर करता है। ये इक्वेशन ये बता रही है। फिर हमने ये कहा कि अगर हम इस इक्वेशन का टाइम डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आती है और ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। और फिर हमने फाइनली यहाँ पे सबसे अहम नुक्ता ड्राइव किया था और हमने ये कहा था कि अगर ये दोनों फ्रेम्स यानी ऑब्जर्वर S और S प्राइम एक दूसरे के लिहाज से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, और आपको पता है जब दो ऑब्जर्वर एक दूसरे के लिहाज से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं तो हमने इनको कहा था इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। तो ये दोनों ऑब्जर्वर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में हैं या इनर्शियल फ्रेम्स में हैं, ये हम पहले पढ़ चुके थे। तो जब ये दोनों ऑब्जर्वर एक दूसरे के लिहाज से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे होंगे तो इसका मतलब है ये जो VS प्राइम S है यानी जो S प्राइम की वेलोसिटी S मेजर करेगा वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। और इसका टाइम डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो इसका टाइम डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। और अगर हम कहें कि ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ये जो एक्सेलरेशन हमारे पास आया है ये ज़ीरो है। और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है यानी AS प्राइम S ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास APS जो है वो APS प्राइम के बराबर आती है, यानी ऑब्जेक्ट P का एक्सेलरेशन जो S मेजर करता है वही S प्राइम भी मेजर करता है। दूसरे अल्फाज में अब ये दोनों ऑब्जर्वर अगर अपने अपने फ्रेम्स में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो चूंकि एक्सेलरेशन दोनों ने सेम मेजर किया है ऑब्जेक्ट P का, तो इसका मतलब है कि दोनों जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ को इस्तेमाल करते हुए सेम नतीजा निकालेंगे। और यही बेसिक पॉइंट है जो हम कहते हैं कि जितने भी रेफरेंस फ्रेम्स जो हैं, जितने भी ऑब्जर्वर जो हैं, अगर वो एक दूसरे के हिसाब से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हो यानी या फिर रेस्ट में हो यानी कि वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में हो तो वो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट फाइंड करेंगे। लेकिन अगर वो इनर्शियल फ्रेम में नहीं है तो फिर ये इक्वेशन हमें बताती है कि वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेजर करेंगे वो मुख्तलिफ आएगी, विच मीन्स कि दो फ्रेम्स जब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो उनका आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ सिर्फ एप्लीकेबल होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में, यानी आपको
सेम रिजल्ट्स उसी वक्त मिलेंगे जब दो ऑब्जर्वर जो हैं, जो दो मेजरमेंट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के लिहाज से इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में हो, अदरवाइज उनके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम नहीं आएंगे। और यहाँ पे हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया था, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बार बार आएगा। तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को बुक से स्टडी करते हैं और इसके रिलेटेड जो एंड पे चैप्टर के एंड पे प्रॉब्लम दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें। मैंने 2 एग्जांपल्स आपको करवाई थी लेक्चर्स में, आप उनको देखें और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर 5। आई विल सी यू देयर।